जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दो बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मलामत करना, तंज़े करना और किसी न किसी तरीके से दूसरे को उसके डार्क फ्यूचर की बातें करना, उसके डार्क माजी की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवोकिंग के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना। अगर उसको कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को टालते रहना। अगर वो दफ्तर नहीं जाता तो उसके लिए बहाने करते रहना। अगर वो शादी ब्याह या तकरीबात में नहीं जाता तो उसके लिए बहाने बनाना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम मूड को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं चाय से या किसी भी नशे से, ट्रैंक्विलाइज़र से या शराब से या कोकेन से करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो मूड मैनेजमेंट है, तो जब हम अगर ये ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब मूड ख़राब होता है तो हम नशों की तरफ जाते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम नशे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मूड ख़राब रहता है। हम अनकॉन्शियसली शुरू कर लेते हैं, किसी महफ़िल में उससे मूड अच्छा होता है और फिर हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नशा सिर्फ़ वो लोग करते हैं जिनका दर हकीकत मूड का मामला होता है या मूड का कोई मसला होता है। ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सदाकत अली जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं, नामवर इंटरनेशनल रिप्यूट के साथ, और हमारे जो शुरका हैं नदीम नूर साहब हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट, इधर हमारे साथ जो हैं शुमाइला बतूल हैं हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आमना नवाज़, और साथ में ज़करिया साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज का जो मौजू है वो हमारा है को डिपेंडेंसी के मुतालिक। मैं ये चाहूँगा कि इस इस्तिलाह को आप ख़ुद ज़रा एक्सप्लेन करें। को डिपेंडेंस, इसे हमने उर्दू में हम रोग का नाम दे रखा है। जैसे आम लोग ज़बान में कहते हैं रोगी हो गया, किसी के साथ ज़िंदगी में चलते हुए रिलेशनशिप कोई ऐसा हो जाता है कि ना छोड़ा जाता है ना पकड़ा जाता है, और जितना भी कोशिश करें किसी की मदद करने की, किसी बहाली में या हीलिंग में या सेहतमंदी की तरफ, तो वो मामला कुछ कामयाबी से आगे नहीं बढ़ता, और जितनी भी मदद करें दूसरे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, ख़ुद बहुत तकलीफ़ में इंसान हो जाता है। तो कई लोग ऐसे मौके पर बोलते हैं कि फ़लाँ के साथ तो मैं रोगी हो गया हूँ। तो ये बड़ा कॉमन सा एक फ़िक्रा है जो लोग बोलते हैं, रोगी हो जाना। ज़्यादातर जो रिलेशनशिप बीमार होते हमने देखे हैं वो नशे की बीमारी के अंदर देखे हैं, जिनमें दुनिया भर में अल्कोहलिज्म एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर यूरोप अमेरिका में और वैसे सारी दुनिया में, जिसमें कोई शख्स शराब के अंदर इंजॉय कर रहा होता है अपनी तरफ से, और दूसरे लोग वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो उसकी शराब की बीमारी या बलानोशी से चारों तरफ फैल रही होती है। क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक बीमारी है, और ये बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है कि जो बीमार है उसके अंदर एक तरह से दीमक की तरह उसको खोखला कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में रोज़ाना शराब पीने से कुछ ना कुछ मज़ा वक्ती तौर पर उसको मिलता है, और बदमज़गी उसे भी बाद में मिलती है और बाकी सबको भी मिलती है, और जो उससे प्यार करने वाले हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो सिसक रहे होते हैं और वो मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं। और शराब पीने वाला या नशा करने वाला जो भी कोई इस मसले में फंसा होता है,
वो खाली वादे करता रहता है और कुछ ना कुछ आसरा देता रहता है, लेकिन ठीक होके नहीं देता, प्रोग्रेस नहीं देता। तो अगर कोई बीवी ऐसे खामद के साथ रह रही हो, या माँ बाप ऐसे बेटे के साथ रह रहे हो, या भाई भाई के साथ, या दोस्त के साथ तावन कर रहा हो कि उसकी ज़िंदगी कोई बेहतर हो जाए, और ज़िंदगी बेहतर होकर नहीं देती, और रिश्ता इस दौरान बीमार हो जाता है, लव हेट रिलेशनशिप हो जाता है। हम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो हमारा प्यारा होता है, और हम उससे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो तकलीफ़ बहुत देता है। और इस दौरान जब रोज़मर्रा ये कुछ होता रहता है तो हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, हम मदद करने से भी नहीं रुक सकते, हम मदद कर भी नहीं पाते, हम पीछे भी नहीं हटते, पीछे हटे तो तकलीफ़ होती है। तो ये फ़िक्रा फिर बोला जाता है कि वो रोगी हो गया है, या कोई अपने बारे में ये कहता है। तो अंग्रेज़ी में जो इसके लिए इस्तिलाह है वो को डिपेंडेंस है, और इसमें दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे से अनहेल्दी होता है। ये एक बंदे का दूसरे के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि जब भी कोई कोडिपेंडेंस की बात हम करते हैं तो हम समझते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बीमार हो गया है। और जब रिलेशनशिप भी बीमार हो और वो बंदा जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बीमार हो गया है वो वैसे भी बीमार हो, उसको डायबिटीज़ हो, या हार्ट डिज़ीज़ हो, या कैंसर हो, या एडिक्शन हो, या स्किज़ोफ्रेनिया, या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो फिर मसला ये होता है कि चारों तरफ तकलीफ़ फैल रही होती है, और उसकी ज़द में कोई एक आध बंदा बहुत ज़्यादा और बाकी लोग फैमिली मेम्बर ज़रा कम उसकी लपेट में आते हैं। प्राइमरी बीमारियां इनको इसलिए कहा जाता है कि ये किसी और बीमारी की वजह से नहीं होती, ये अज़ खुद रॉ जिसे हम कहते हैं वो पैदा होती है, और इनके पीछे जेनेटिक्स भी कार फरमा होती है, और इसके पीछे स्ट्रेसेस भी होती हैं, इसके पीछे लापरवाहियाँ भी होती हैं, इसके पीछे गलतियाँ भी होती हैं, चाहे इसे डायबिटीज़ के रूप में आप देख रहे हों, या हार्ट डिज़ीज़ के, या एडिक्शन के रूप में आप देखें। तो इसमें पीछे जेनेटिक या मौरूसी असरात भी कार फरमा होते हैं, और फिर इर्द गिर्द के सरकमस्टांसेस भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और फिर कुछ गलतियां हम इंसान करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के मामले में ओवर ईटिंग करना, या वर्जिश ना करना, और स्ट्रेस को अपने ऊपर बहुत वेलकम करना या तारी कर लेना। तो जितनी भी ये प्राइमरी बीमारियां हैं, प्राइमरी इसलिए इनको कहा जाता है कि ये अपनी वजह आप होती हैं। जैसे प्राइमरी एजुकेशन, जिससे पहले किसी एजुकेशन की जब ज़रूरत नहीं होती, तो हम स्कूल में जब अपनी तालीम शुरू करते हैं तो उसको प्राइमरी इसलिए किया जाता है कि उससे पहले बिल्कुल प्लेट खाली होती है, बिल्कुल स्लेट भी खाली होती है, तो फिर हम उसे शुरू करते हैं। तो फिर एक सेकेंडरी एजुकेशन होती है, फिर एक टर्शरी एजुकेशन होती है। तो ये बीमारियां भी ऐसी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एक प्राइमरी बीमारी है, उससे बहुत सारी सेकेंडरी बीमारियां पैदा होती हैं। एडिक्शन और अल्कोहलिज़म एक प्राइमरी बीमारी है, और उससे भी बेपनाह बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। जैसे सिर्फ अल्कोहलिज़म से 324 बीमारियां जन्म लेती हैं। जब कोई लंबे अरसे तक एडिक्शन में रहता है और फिर बहाली का बीड़ा उठाते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स मिल के, तो बहुत ताज्जुब होता है ये देख के कि जो बज़ाहिर भला चंगा नज़र आता है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, और बीमारी ने दीमक की तरह उसको खोखला किया होता है। और जब वो नशा छोड़ता है तो जिस्म बहुत रद्द-ए-अमल देता है। पहले बहुत शदीद तकलीफ़ें होती हैं जिनको अलामात पसपाई कहते हैं, और बाद में कुछ और मसाइल दूसरी किस्म के सामने आने लगते हैं। जैसे अल्कोहलिज़म है तो लिवर रिलेटेड बीमारियां, या दिल से मुतल्लिका, या डायबिटीज़ उभर के सामने आ जाती है, और ये डायबिटीज़ अब सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है क्योंकि ये अल्कोहलिज़म की वजह से पैदा होती है। या हेरोइन का मामला है तो फिर किडनी के मामलात, या कोकेन का मामला है तो फिर उसके पीछे दिल की बीमारी छुपी हुई उठ के सामने आने लगती है। तो जो ही ये बैसाखियाँ, जिन्हें हम नशे की बैसाखियाँ कहते हैं, जब इनको पीछे हटाते हैं तो वो बंदा लड़खड़ा के गिरने की तरफ जाता है, और हम अहले खाना के तौर पर उसकी मदद करना चाहते हैं, और वो हमारी मदद को खुशामदीद नहीं कहता, वो अपने रंज का इजहार करता है, वो हमें बुरा समझने लगता है क्योंकि उसकी जो पसंदीदा चीज़ है,
जो उसे रोज़ाना अच्छा महसूस करने में कुछ ना कुछ मदद देती है, जब हम वो चीज़ उससे दूर करना चाहते हैं तो वो हमें अपना दुश्मन समझने लगता। इतनी खामोशी से किसी अल्कोहलिक या एडिक्ट के इर्द गिर्द चाहने वाले उसके मसाइल फ़ौरी के फ़ौरी हल कर रहे होते हैं कि जिससे उसे लगता है कि मेरे नशा करने से आखिर मसला क्या है, क्योंकि मसला नहायत खामोशी से कारपेट के नीचे फेंका जा रहा होता है और दूसरे लोग उसे हल कर रहे होते हैं और उसको सिर्फ नशे का मज़ा मिल रहा होता है। तो उसे समझ नहीं लगता कि जब मेरे नशे से मसला ही कोई नहीं है तो ये सारे लोग इतनी खप क्यों डाल रहे हैं। तो यहाँ से फिर रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा नशा करता है और उसका मज़ा लेता है तो उसे नशे से उभरने वाली तकलीफ़ों को भी एक्सपीरियंस करने दें, ताकि कम अज़ कम हफ्ते बाद या महीने बाद या साल बाद किसी दिन वो बैठ के कोई बही खाता बनाए, कोई इन्वेंट्री बनाए, तो उसे समझ तो लगे कि ये घाटे का काम है या मुनाफे का काम है। लेकिन वो अगर मुसीबत में फंसता है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट करता है तो गाड़ी को फ़ौरन रिपेयर कर देते हैं, हम नई गाड़ी लेके दे देते हैं। अगर वो थाने में जा फंसता है तो हम फ़ौरन ब्राइब करके उसको थाने से छुड़ाते हैं। अगर उसकी एक नौकरी ख़त्म होती है हम 2 नौकरियां उसके लिए और तैयार रखते हैं। अगर एक कारोबार तबाह होता है तो हम कहते हैं चलो खसारा हम पूरा कर देते हैं, और हम उसे हर मंडे को एक क्लीन स्लेट देना चाहते हैं। जब हम एक दूसरे के काम आने में एतदाल का दामन हाथ से छोड़ देते हैं तो वही चीज़ जो फ़ायदेमंद थी वो नुकसानदेह हो जाती है। और जब घरों में ये रेट का मामला आता है तो बहुत इसमें आसानी से रेट को कायम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए माशरे में हुकूमतें अवाम को कुछ सहूलतें देती हैं और हुकूमतें अपनी रेट भी कायम करती हैं। इसी तरह घर में माँ बाप औलाद को सहूलतें देते हैं और वो रेट भी कायम कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप रवायती तौर पर अपनी रेट इस्टेब्लिश करने के लिए उन सहूलतों को और फिनेंशियल रिसोर्सेज को जो वो मुहैया कर रहे होते हैं अपनी औलाद को, वो इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये कायदे करीने के ख़िलाफ़ है, ये रवायत के ख़िलाफ़ है, या ये कोई बुरी बात होगी अगर हम अपने बेटे को कहेंगे कि तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी ये गाड़ी हम वापस ले लेंगे, या अगर तुम तालीम हासिल नहीं करते, जॉब भी नहीं करते और सिर्फ शाम को गाड़ी पे जाके दोस्तों से तुम मस्ती करते हो, दोस्तों के साथ मिल के नशे करते हो और रात को 2-3 बजे घर आते हो तो गाड़ी हम तुम्हें नहीं दे सकते, और रात को जब तुम 3 बजे नशा करके आओगे तो हम तुम्हें एयर कंडीशनिंग की सहूलत भी नहीं दे सकते। तो घर वाले हमारे ऐसे मशवरों पे एकदम चौंक उठते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हम तो इन्हें हमेशा कहते रहे हैं कि सब कुछ तो अड्डा है, ये तो सब कुछ आपका है, हमारी तो बस ऐसे बात ही है। हम अपने लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो बच्चों के लिए शॉपिंग करके आ जाते हैं। सो हमारा दिल कुछ इस तरह का बन गया होता है कि वापसी में अगर हमें कोई इत्मीनान बच्चों से नहीं भी मिलता, कोई प्राइड नहीं भी मिलता, कोई ताबेदारी नहीं भी मिलती, तो हम यकतरफ़ा जो एक मेहरबानियों का सिलसिला है उनको बरकरार रखते हैं, और हम समझते हैं कि इन मेहरबानियों का ज़िक्र करके किसी को डिसिप्लिन करना बेदीदपन होगा, या बाज़ औक़ात तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अखलाक़ी तौर पर गिरी हुई हरकत होगी कि अगर हम अपने किसी बच्चे को ये कहें कि देखो ये घर हमारा है और चूँकि आप हमारे बच्चे हो तो ये आपका भी है, लेकिन इस घर में जो कायदे करीने हैं, जो तरीक़े हैं, वो वही चलेंगे जो हम कह रहे हैं। देखो ये गाड़ियाँ जो इस घर के अंदर हैं वो हमारी हैं, लेकिन चूँकि आप हमारे बच्चे हो तो फिर ये आपकी भी हैं। ये सहूलतें इस घर की, ये एसी, ये खाना, ये सब चीज़ें एक्चुअली हम मुहैया कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारे आप बच्चे हैं, आप अच्छे तरीके से हमारे साथ ज़िंदगी गुजारो तो आप भी इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जब हम इस तरह का लहजा सिखाने की कोशिश करते हैं अहले खाना को, तो वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल होगा, इससे हमें बड़ा गिल्ट होगा, इसे हमारे अपने दिल में, हम अपनी नज़रों में गिर जाएंगे अगर हमने इस तरह की बातें की। हमने तो इनको हमेशा कहा कि हम तो कुर्बानी के पुतले हैं, हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो अब हम ये बातें कैसे कहें। सो तारीख़ी तौर पर जो एक सिलसिला चला आ रहा है, जो 200 साल पहले होता था, जो 100 साल पहले होता था, जो 50 साल पहले होता था, यकदम उसका रुख मोड़ने में कुछ मुश्किलात होती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो
सेल फ़ोन जो पहले नहीं होता था, लैंड नंबर होता था, तो अब हम सेल फ़ोन को खुशी से जल्दी से अपना लिया है, या सफ़र के नए तरीक़ों को हमने अपना लिया है, या घर के स्ट्रक्चर को हमने अमेरिकन बाथरूम, अमेरिकन किचन और अमेरिकन लिविंग रूम और अमेरिकन ड्राइंग रूम बना लिया है। लेकिन जहाँ तक हमारा एक दूसरे के साथ लेन देन का मामला है, उसको हम किसी न किसी वजह से अपने कल्चर की पाबंदी के अंदर रखना चाहते हैं। नशा इस्तेमाल करने की वजह एनवायरमेंटल होती है कि गिरदोनवा में जो हो रहा है और जो लोग सलाह दे रहे हैं तो हम वो करते हैं। लेकिन नशे की जिस्म में प्रोसेसिंग नॉर्मल होगी कि अब नॉर्मल होगी, ये जेनेटिक रीजंस पीछे हैं कि जिस्म नशे को प्रोसेस कर सकेगा हेल्दी वे में कि नहीं, इस बात का दारोमदार जो है वो जीन्स पर होता है। और जिन लोगों की नशे के हवाले से जीन्स कमज़ोर होती हैं, वो नशा इस्तेमाल के कुछ अर्सा बाद, जो 6 माह भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 5 या 10 साल भी हो सकता है, ज़्यादातर 5-10 साल के बाद हमारे जिस्म के अंदर अगर जेनेटिक कमज़ोरी हो नशे के हवाले से, तो नशे की बीमारी आ जाती है। जिसका मतलब ये है कि नशा अब ज़्यादा असर नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि हमें ज़्यादा नशा करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जहरीले मादे बनेंगे और सर्कुलेट करेंगे ब्लड में, जो कि दिमाग पे या ओरिएंटेशन पे बुरा असर डालते हैं, जो हमारे जज्बात पे बुरा असर डालते हैं। नशा करके बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके बाद गुस्सा आ जाता है, उसके बाद हम पुरानी बातें लेके लोगों के साथ नाराज़गियाँ करने लगते हैं। तो नशे की बीमारी और नशे के इस्तेमाल में थोड़ा सा एक बारीक लाइन है जो कि कभी कभी ब्लर्ड होती है और हम क्लियरली देख नहीं सकते। लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर उंगली उठ रही है किसी के नशे के इस्तेमाल पे, तो इसका मतलब है कि ये नशे की बीमारी है। और अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा ज़्यादा, तो फिर ये नशे का इस्तेमाल है। नशे का इस्तेमाल में जब मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी है कि फ़ायदा तो नहीं होता, ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये मूड मैनिपुलेशन है। क्योंकि हमारा एक कुदरती मूड है जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चाय का एक कप भी हमारे मूड को बदलता है। यानी ये मूड मैनिपुलेशन है, ये मूड मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप वॉक करते हैं और आपका मूड बेहतर होता है, तो ये मूड मैनेजमेंट है। अगर आप नींद पूरी करते हैं और आपका मूड बेहतर होता है, तो ये मूड मैनेजमेंट है। अगर आप लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और आपका मूड अच्छा रहता है, तो ये मूड मैनेजमेंट है। लेकिन अगर हम नींद पूरी नहीं करते, वॉक नहीं करते, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, और उसके बाद हम कोई अल्कोहल ले लेते हैं या कोई दूसरा नशा कर लेते हैं, सुस्ती हो तो हम कोकेन ले लेते हैं और मुतहरक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम मूड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन के नताइज आपको पता है कैसे कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। जितनी प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनमें से नशे की बीमारी या अल्कोहलिज्म या एडिक्शन वो वाहिद बीमारी है जिसमें इंसान ना सिर्फ ये कि पहले जैसा हो जाता है, बल्कि पहले से भी बहुत बढ़िया हो जाता है। जैसे डायबिटीज़ में कोई पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले से बढ़िया नहीं हो सकता, एक अच्छी प्रोग्रेस वो कर सकता है, दिल की बीमारी में प्रोग्रेस कर सकता है, या और कई प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं जैसे COPD है, जैसे दमा है, या कुछ और चीज़ है। तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन उसे वैसा नहीं बना सकते जैसा वो कई साल पहले इस बीमारी के आने से पहले था। लेकिन अल्कोहलिज्म में या एडिक्शन में ना सिर्फ आप उसका डैमेज रिकवर कर सकते हैं, बल्कि बतौर इंसान उसकी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं, उसकी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, उसको ज़्यादा मेहरबान और खुश अखलाक बना सकते हैं, उसको ज़्यादा ज़िम्मेदार बना सकते हैं, और वो ज़्यादा लंबी उम्र पा सकता है। जब हम किसी की मदद करें और उससे हमें तकलीफ़ पहुँचे, तो वो मदद नहीं होती। जब हम किसी की मदद करें और उसको मदद ना पहुँचे, तो वो भी मदद नहीं होती। सो इसमें शॉर्ट टर्म मदद और लॉन्ग टर्म जो हेल्प है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर कोई खामद नशे में ड्रंक हो के सारी रात सिगरेट पीता है और उसकी बीवी निगरानी करती है छुप छुप के या स्वेटर बुनने के बहाने पास बैठ के, तो याद रखें कि ये मदद नहीं है, क्योंकि आप इस डर से वहाँ बैठे रहते हैं कि कहीं आग ना लग जाए। तो
या आग फिर भी लग सकती है, क्योंकि अगर आप उठ के बाथरूम गए हैं या किसी दिन आपने मैके जाना है या किसी दिन आपको ऊँघ आ गई है और आपने उनको आदत डाली हुई है कि वो सिगरेट पिएंगे ड्रंक होकर और आप उनका ध्यान रखेंगी और फिर आप उनका ध्यान नहीं रखती तो आग तो लग सकती है और आपको हर वक्त फायर ब्रिगेड की घंटियाँ सुनाई देने लगती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर यकदम जो है वो आप निगरानी करना छोड़ दें? तो ये भी इस सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि बहुत सारी ख़तरनाक मदद की आदत हम डाल लेते हैं लोगों को। जैसे अगर हम किसी को रुपया पैसा देना शुरू करते हैं या हम निगरानी करना शुरू करते हैं या हम थाने से छुड़ाना शुरू करते हैं या हम हिफाजतें करते हैं, तो हम इसको यकदम तर्क नहीं कर सकते। हम एक मनसूबाबंदी के तहत इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ख़ातून अपने खावंद की सिगरेट पीते हुए रात को निगरानी करती हैं तो वो उनको 15-20 दिन में रोज़ाना याद दहानी के साथ कायल कर सकती हैं कि फ़लाँ डेट के बाद मैं रात को आपकी सिगरेट नोशी की निगरानी नहीं करूंगी, आप उससे पहले कुछ कर लीजिए। यानी दिन के वक्त जब कि वो ड्रंक ना हो तो ये बातें आप कर सकते हैं। या अगर किसी को आप माली मदद देते हैं जिसे हम अनेबलिंग कहते हैं और वो बिल्कुल बेरोज़गार है और आप समझते हैं कि आपने उसको पैसे दे दे के ये आदत डाल ली है, तो यकदम अगर आप वो मदद बंद करेंगे तो वो आपसे बहुत नाराज़ होगा और आप उसकी नाराज़ी मोल नहीं लेना चाहते। तो फिर आप उन्हें बता दें कि आप फ़िलहाल अगले 3 माह मदद करेंगे या अगले 6 माह मदद करेंगे, तो उसके बाद मदद नहीं करेंगे। तो जब हम ये किसी की मदद का सिलसिला रोक देते हैं तो वो नाराज़ होता है और हमें उसकी नाराज़ी कबूल नहीं होती। तो इसके लिए हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई नाराज़ होगा तो हम उसको मना लेंगे, क्योंकि अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तो हमारे पास उसकी मंतक मौजूद है। और अगर हमारा दिल जो है इनसिक्योर हो रहा है कि आइंदा से वो रिलेशनशिप हमारा पहले जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप वैसा बन जाएगा जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। हम रिलेशनशिप को तर्क करने की बात नहीं कर रहे, हम एक अनहेल्दी रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक़ है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि 2 बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना और किसी न किसी तरीके से दूसरे को उसके डार्क फ्यूचर की बातें करना, उसके डार्क माजी की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवोकिंग के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना। अगर उसको कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को टालते रहना, अगर वो दफ्तर नहीं जाता तो उसके लिए बहाने करते रहना, अगर वो शादी ब्याह या तकरीबात में नहीं जाता तो उसके लिए बहाने बनाना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत मैंने देखा है ख़वातीन में ख़ास तौर पर ये ट्रेंड या ये सूडो कॉन्फिडेंस, ये जाली किस्म का कॉन्फिडेंस के वो किसी मर्द के साथ शादी के बंधन में जाने के बाद उसको बदल डाले। ये जो शादी के बाद मियाँ का बीवी को या बीवी को मियाँ बदल डालने का जो एक एजेंडा होता है, जिसे हम हिडन एजेंडा कहेंगे, कि किसी लड़की को कोई लड़का या कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और उन्हें लगता है कि ये ओवरवेट है लड़की, वैसे इस ओवरवेट लड़की के अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की है और मैं इसका वज़न अपनी मोहब्बत से कम कर दूंगा। तो मोहब्बत से तो नहीं, दुख दे दे के शायद इसका वज़न वो कम कर सकता है। इसी तरह कोई लड़की सोचती है कि वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन शराब पीता है, वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन चरस पीता है, वैसे तो बहुत अच्छा है, वैसे बहाने। तो वो समझती हैं कि मैं अपनी मोहब्बत से इसको बदल डालूँगी। और बहुत सारी लड़कियों को मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब करते देखा है। तो मैं बताऊँ आपको कि किसी को नशे से निजात दिलाना एक बहुत लेबोरियस, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है। और 40 साल ये काम करने के बाद भी
मुझे हर रोज़ नए सिरे से अपनी तवानाइयों को मुज्तमा करना पड़ता है लोगों की नशे से निजात में मदद करने के लिए। तो कोई ख़ातून जिनको इसकी ना ट्रेनिंग है ना तजर्बा है, वो कैसे ये कॉन्फिडेंस रखती हैं कि मुझे कोई मसला नहीं, मैं अपनी मोहब्बत के ज़ोर पर, शायद उन्होंने सुना होता है मोहब्बत फ़ातिह आलम, तो वो कहते हैं कि अगर मोहब्बत से काम ना चले तो डोज़ बढ़ा दें। तो ये भी एक चीज़ होता है, लेकिन एक थेराप्यूटिक डोज़ होती है, और अगर उससे काम नहीं बनता तो फिर आप समझें कि ये मामला मोहब्बत का नहीं, या इलाज का मामला है। सो इसमें मैं अमूमन यही मशवरा देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को कि जो शादी के बंधन में जाने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं, तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लड़कियाँ ऐसा क्यों सोचती हैं, क्योंकि लड़के जो इस किस्म की हरकतों में मुलव्वस होते हैं, एडिक्शन में, वही उनको कह रहे होते हैं कि तुम मुझे बचा सकती हो, तुम मुझे इस दलदल से निकाल सकती हो, वही उनको मुझे बचा लो। और लड़कियों में चूँकि अल्लाह ने लड़कियों को फ्यूचर में माँ बनाना होता है, तो उनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिससे ममता के जज्बे को आप पहचानते हैं। तो जब भी किसी खातून के सामने कभी किसी मर्द ने कहा कि मैं मुसीबत में हूँ, तो उसने उसे रेस्क्यू करने का बेड़ा उठा लिया, फिर अपना उसका बेड़ा गर्क हुआ, ये एक अलग इशू है। लेकिन एक तो यह है कि इस ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए कि जब कोई आपको कह रहा है कि बस तुम मुझे बचा सकते हो, यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर अ बेटर चॉइस। अगर उसका खामद इलाज के लिए राज़ी नहीं होता, तो अगर वक्ती तौर पर उसको मैके आके रहना पड़े या अपने खामद से दूर जाके रहना पड़े इस गर्ज से कि खामद इलाज के लिए रज़ामंद होगा तो मैं वापस आऊँगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट होते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर किसी को हार्ट डिज़ीज़ है या डायबिटीज़ है या कोई प्राइमरी क्रॉनिक इलनेस है, तो वो अपनी वाइफ पे यानी जीवन साथी पे या खामद पे भी वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत देखने में आया है कि जिन ख़वातीन के खामद अल्कोहलिक थे, तो हमारी अपनी विलिंग बेस की एक स्टडी बताती है कि जिन ख़वातीन के खामद अल्कोहलिक थे और उन्होंने 10 साल से ज़्यादा ज़िंदगी अल्कोहलिज़म में अपने खामद के साथ गुजारी, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर या दीगर कैंसर की शरह दूसरी ख़वातीन से 10 गुना ज़्यादा। और ये बड़ी कॉमनली देखने में आता है कि हस्बैंड अल्कोहलिक था, बाद में बीवी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप, क्योंकि इलाज की सूरत में आप बड़ी आसानी से अब अल्कोहलिज़म से निजात दिला सकती हैं अपने हस्बैंड को, अगर आप आसान वाले काम कंसिस्टेंटली करते रहें, अगर आप अब्यूज़ को मना कर दें, अगर आप साइकोलॉजिकल अब्यूज़ से दूर हट जाएं, फ़िज़िकल अब्यूज़ से दूर हट जाएं, और डिस्टेंस पे जाके अपने खामद को कहें कि अगर आपको मेरे साथ की ज़रूरत है तो सबसे पहले आपको मदद हासिल करने की ज़रूरत है। जो ही आप मदद रेगुलरली हासिल करना शुरू करेंगे, मैं आपके साथ शरीक हो जाऊंगी। लेकिन अगर आप कोई मदद हासिल नहीं करना चाहते और रोज़मर्रा बुनियादों पर मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो मैं अगर आपसे तलाक़ नहीं लेना चाहती, तो कम अज़ कम मैं आपसे डिस्टेंस ज़रूर करना चाहती हूँ। कम अज़ कम मैं अपने आप को आपकी जो तकलीफ़ है या बीमारी है उसकी तपश से ज़रूर बचाना चाहूँगी। और इसमें कोई सेक्रेडनेस नहीं है कि आप अपने खामद की नशे की बीमारी में उससे तकलीफ़ उठाएं और फिर अपने आप को बड़ा महान समझें और बहुत पहुंचा हुआ समझें, तो या आप शहीद वफ़ा समझें, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने ज़हन में सोच रही हैं कि ये बहुत काबिल कदर चीज़ है, लेकिन माहिरीन या मुआशरा इसको कतई तौर पर आज की दुनिया में काबिल कदर नहीं समझता। हर इंसान का ये हक़ है कि वो अपनी वेल बीइंग के बारे में ना सिर्फ ये कि फ़िक्रमंद हो, बल्कि अपनी वेल बीइंग को यकीनी भी बनाएं। जब आप अपनी वेल बीइंग को यकीनी बना चुकें, तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मुनासिब बात है कि आप इर्द गिर्द के लोगों की वेल बीइंग के बारे में सोचें, और जो मदद आप किसी को मुहैया करें तो आपको पहले यकीन कर लेना चाहिए कि क्या वही हकीकी मदद है, या मदद के नाम पे आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या मदद के नाम पे आप किसी को हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी की सही मदद है क्या। अगर कोई माली तौर पर परेशान रहता है
तो क्या हकीकी मदद उसको रोज़गार की तरफ माइल करना है, या हकीकी मदद ये है कि आप उसको खैरात दें या ज़कात दें और आप अपने तौर पर मुतमिन रहें और आप उसकी बर्बादी के कॉस्ट पे आप सवाब कमा लें। कोई ऐसी चीज़ जो लूज़ लूज़ डील हो, जिसमें आपका नुकसान हो और दूसरा भी बर्बाद हो, तो ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ हो नहीं सकती, ये वफ़ा नहीं हो सकती। वफ़ा तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वफ़ा तो कामयाबी मांगती है, वफ़ा तो खुशियाँ मुहैया करती है, वफ़ा तो एक्सटेटिक है कि जब आप किसी से वफ़ा करते हैं या कोई आपसे वफ़ा करता है तो आप आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब आप भी खाक नशीं हो और कोई भी खाक नशीं हो और रगड़े पे रगड़ा हो ज़िंदगी में, तो फिर ये वफ़ा नहीं, ये दलदल है जिसमें इंसान जो है वो उतरता चला जाता है। वफ़ा में से दोनों तराजू बराबर होने चाहिए। जब हम मूड को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं चाय से या किसी भी नशे से, ट्रैंक्विलाइज़र से या शराब से या कोकेन से करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो मूड मैनेजमेंट है, तो जब हम अगर ये ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब मूड ख़राब होता है तो हम नशों की तरफ जाते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम नशे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मूड ख़राब रहता है, हम अनकॉन्शियसली शुरू कर लेते हैं, किसी महफ़िल में उससे मूड अच्छा होता है और फिर हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नशा सिर्फ़ वो लोग करते हैं जिनका दर हकीकत मूड का मामला होता है या मूड का कोई मसला होता है या मूड ख़राब होता है या सुस्ती होती है या वो कोई मुश्किल महसूस करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि यही बंदा जब डॉक्टर के पास जाएगा और उसको एंटी डिप्रेसेंट मिलेगा या कोई ऐसी दवा मिलेगी जो एक साइकियाट्रिस्ट लिखेगा, तो फिर वो कैसे डिफरेंट है? आखिर वो भी तो एक दवाई है ना, वो भी तो एक मेडिसिन ही है, और वो इन ड्रग्स से कैसे डिफरेंट है? तो बात यह है कि ड्रग्स ऑफ एडिक्शन एक कैटेगरी है और जो डॉक्टर दवा देता है वो ड्रग्स ऑफ एडिक्शन नहीं होती, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑफ एडिक्शन नहीं है। तो सर वो जो रात को सोने के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं और वो ड्रग ऑफ एडिक्शन है। देखिए, डॉक्टर के हाथ में जो बहुत सारी दवाएं हैं उनमें से अक्सरियत जो हैं वो ड्रग्स ऑफ एडिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं जैसे ट्रैंक्विलाइज़र जो वैलियम और इस तरह की लेक्सोटेनिल जैसी दवाएं या हैं, पेन किलर्स, कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स नहीं है, जैसे ब्रूफिन है तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन नहीं है, और सोसेगोन है तो वो ड्रग ऑफ एडिक्शन है। अच्छा, अब ड्रग ऑफ एडिक्शन कौन सी होती है? ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है। जो डॉक्टरी दवाइयाँ होती हैं वो आपकी डिप्रेशन दूर करती हैं, लेकिन आपको सुरूर या मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर ड्रग्स ऑफ एडिक्शन कोई लेगा तो उसे लगेगा कि डिप्रेशन भी ठीक हो गई है। जैसे कि कोई कोकेन या इस तरह क्रिस्टल मेथ लेगा तो उसको लगेगा कि डिप्रेशन भी दूर हो गई है और वो आसमान की बुलंदियों पर परवाज़ करने लगेगा। लेकिन अगर डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट देता है और साथ काउंसलिंग देता है तो उसकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी, वो सोबर फील करेगा, वो मतीन लगेगा, उसे अपना आप अच्छा लगेगा, लेकिन वो आसमान की बुलंदियों पर नहीं उड़ेगा। ट्रैंक्विलाइज़र्स के साथ भी ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिन्हें मेजर ट्रैंक्विलाइज़र कहा जाता है। जब भी आप किसी को ट्रैंक्विलाइज़र देते हैं यानी माइनर ट्रैंक्विलाइज़र देते हैं, जैसे कि वैलियम या लेक्सोटेनिल या इस तरह की 40 दवाइयाँ जो मार्केट में अवेलेबल है, जब भी आप किसी को माइनर ट्रैंक्विलाइज़र देते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, माइनर ट्रैंक्विलाइज़र्स को या एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप एक हल्की सी डोज मेजर ट्रैंक्विलाइज़र की भी देते हैं, जैसे कि सेरिनेस या लार्जेक्टल या रिस्परडॉल या ज़ेप्रेक्सा। और अगर आप ये एहतियात करेंगे ट्रैंक्विलाइज़र्स के साथ और नारकोटिक्स के साथ, तो फिर लोग एडिक्शन में ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें फ़ायदा तो होगा उन दवाओं का, सुरूर नहीं आएगा। वरना बहुत से लोग हैं जो गुर्दे की दर्द के साथ अस्पताल जाते हैं और उनको नारकोटिक्स लगते हैं और फिर उनको ना सिर्फ दर्द दूर होती है बल्कि बहुत मज़ा भी आता है, और जब गुर्दे की दर्द नहीं भी होती तो वो शौकिया टीके लगवा के अपनी ज़िंदगी का खाना ख़राब करते हैं। इसी तरह बेशुमार एमरजेंसीज़ हैं
जो कि इंसान को दरपेश होती है, जिसमें शदीद दर्द होती है और वो अस्पताल की इमरजेंसी में जाते हैं, जैसे दांत दर्द है या कोई और पेट में दर्द है, और वहाँ उसको नारकोटिक का एक टीका लगता है जिससे पहले आधे घंटे में दर्द ठीक होती है और उसके बाद आगे 6 घंटे का सुरूर रहता है, तो अगले दिन खुद ब खुद दिल करता है कि ये टीका मैं दोबारा लगवाऊँ। तो ऐसे में अगर एक मेजर ट्रैंक्विलाइज़र जैसे कि क्लोरप्रोमेज़िन या सेरेनेज, इसकी कोई हल्की सी डोज आप दे देते हैं तो ना सिर्फ दर्द जल्दी ठीक हो जाती है बल्कि मज़ा भी नहीं आता। तो अहले खाना समझते हैं कि ये जो एडिक्शन का मामला है या शराब नोशी का या इस तरह का कोई मामला है, अगर मरीज़ वादा कर ले तो मसला हल हो गया। ये विल पावर का मामला है, ये इसके दिल की बात है। अगर इसने दिल से फ़ैसला कर लिया कि मैं शराब छोड़ दूँगा तो समझे कि हमारा काम बन गया। तो जब भी इलाजगाह में या रिहेबिलिटेशन में लोग होते हैं तो वो जल्द ही अपने अहले खाना को ये तसल्ली देने लगते हैं, कसम खा के या पक्के इरादे का इजहार करके कि इलाज को ख़त्म कर दिया जाए और हमारे वादे पे भरोसा किया जाए तो मसला हल हो जाएगा। तो पहली बात है कि ये खाली विल पावर का मामला नहीं, विल पावर से बात शुरू होती है पर विल पावर पे बात ख़त्म नहीं होती। और जब कोई बंदा नशे से दूर होता है तो उसकी ज़िंदगी में एक बहरान आता है, उस बहरान पे काबू पाने में बहुत वक्त लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ जब बिजली की कमी वाक़या हो गई थी तो बहुत बहरान था, फिर उस बहरान में हमने कई साल गुजारे, फिर उस बहरान को हल करने के लिए बिजली पैदा करना शुरू की। अब भी जब बिजली जाती है तो वक्ती तौर पर बहुत बदमज़गी होती है, लेकिन जो बिजली का बहरान है जब हम दूर कर लेंगे तो फिर किसी लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह जब कोई नशा छोड़ देगा तो लोड शेडिंग हो जाएगी, और जब वो अपने मूड को संभालना सीख जाएगा तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। सो ये खाली कोई विल पावर का मसला नहीं है कि जिस पे हम भरोसा करके इलाजों को ख़त्म कर दें। जो ज़माना है, जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें रिहेबिलिटेशन मैंडेटरी नहीं है, यानी लाजुम व मलजूम नहीं है। अगर किसी में विल हो और बहुत तलब हो एक अच्छी ज़िंदगी की तो वो आउटडोर बुनियादों पर काउंसलिंग हासिल करके भी अपनी ज़िंदगी को लाजमन बेहतर बना सकता है। जितने साल कोई एडिक्शन में रहा है कम से कम उससे 1/3 साल, अगर कोई 6 साल एडिक्शन में रहा है तो कम से कम 2 साल जो है वो एडिक्शन से दूर रह के ज़िंदगी गुजारे। और वो ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, वो एक कारामद ज़िंदगी होनी चाहिए जिसमें वो अहले खाना के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा हो, उसकी अखलाकियात बेहतर हो, वो नशा छोड़ के हर रोज़ एहसान ना जितलाए और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से पूरा करे और मोमन बन जाए। जिसे मोमन की डेफिनेशन ये है कि मोमन वो है जो सरासर खैर ही खैर है, यानी जिसके साथ आपको मिलने से डर नहीं लगता। तो अगर आप समझते हैं कि आपके घर में कोई नशे का मरीज़ है तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो कब सेहतयाब हो चुका है, तो जब आपको उससे बातचीत करते हुए, तबादला ख्याल करते हुए, मिलते हुए या ज़िम्मेदारियों का तयन करते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आपका दिल करता है उसको मिलने को, आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, यानी वो सरासर खैर ही खैर जब हो जाता है तो आपको पता चल जाता है। यानी एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। दुनिया भर में ये तस्लीम शुदा फैक्ट है कि नशे के मरीज़ों में से अगले 5 साल में 20% दुनिया में नहीं रहेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन इस बीमारी का जो डेथ टॉल है वो हर 5 साल में 20% लोग जो नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं उनकी जान जा सकती है। पाकिस्तान में रोज़ाना 400 लोग नशे की बीमारी की वजह से ज़मीन से नीचे उतर जाते हैं। ये बड़ा तकलीफ दे फैक्ट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इससे कहीं ज़्यादा लोग गंदा पानी पी के इस दुनिया से जाते हैं। जो पाकिस्तान में नंबर 1 वजह इस वक्त है दुनिया से जाने की, वो है गंदा पानी पीने की वजह से। सो यहाँ बाय द वे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप हर चीज़ की कीमत अदा करते हैं तो साफ़ पानी की अगर कीमत भी अदा करना पड़े तो बुरा नहीं है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो दूसरी बहुत बड़ी वजह दुनिया से जाने की है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना है।
पाकिस्तान में भी ये तो ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक, पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक बंदा 3 बंदों का खाना खाता है, यानी जितना ज़रूरत है उससे 3 गुना खाना खाता है। तो ज़्यादा खाना खाना दूसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान में। तीसरी बड़ी वजह जो है पाकिस्तान में दुनिया से चले जाने की, वो है सुस्तुल वजूद किस्म का तर्ज़ ज़िंदगी, जिसमें ज़रा सी बात पे हम कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं और पैदल चलने से कतराते हैं। चौथी बड़ी वजह पाकिस्तान में लोगों के साथ लड़ना भिड़ना, सोशल मीडिया पे हमें एक दूसरे को गालियां दे जाना, घर में एक दूसरे को बुरा भला कही जाना, बुरे बुरे नामों से पुकारते रहना, ख़राब ताल्लुकात जिनके नतीजे में स्ट्रेस पैदा होती है और फिर दिल के दौरे और बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और आखिरी वजह जो उभरती हुई वजह है वो नशे की बीमारी है पाकिस्तान में, जिससे कि लोग दुनिया से जाते हैं और 400 लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां बहुत आसानी से ना सिर्फ नशे की बीमारी पे बल्कि दीगर ये तमाम वजूहात पे भी काबू पाया जा सकता है। देखिए, पहले कुछ अरसा हमने बात की थी तो मैंने कहा कि अगले 5 साल में पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नशा करेगा मासवा उनके जिनके वालिदैन उनको बचा लेंगे और हिफाजती टीके लगवाएंगे, यानी उनको एग्जेक्टिव स्किल्स देंगे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट देंगे। अब जो ताज़ा जायज़ा मैंने लिया है उसके मुताबिक जो नेक्स्ट ईयर है 2019, ये बहुत ख़तरनाक है नशे के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 साल से 1 साल पे आ गया। देखिए, हर रोज़ सिचुएशन चेंज हो रही थी। अगर हम कुछ नहीं करते तो ख़राबी बसियार बढ़ती रहती है। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर हम कहते हैं कि हुकूमत कुछ करे, WHO कुछ करे, यूनाइटेड नेशन कुछ करे, तो वो सब कर रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे हैं उन्हें ही उनको बचाना होगा। आप लोगों की तवज्जो का, सुनने का, कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। कीप इन टच विद विलिंग वेज। अल्लाह हाफ़िज़।